नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम हो, नाचो, केम जो, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में और बचे समकोण के अलावा बचे हुए दो कोणों में क्या संबंध होते हैं। और हम लोगों ने जाना था क्या कोण के आधार पे हम लोग किस प्रकार लंब और आधार को डिसाइड करते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोगों ने देखा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, पाइथागोरस ने क्या कहा था। फिर उसको हम लोगों ने विजुअलाइज भी करने का भी कोशिश किया था। फिर उसके बाद हम लोग ये आए थे अपने दो मेन क्वेश्चन पे, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और पढ़ना क्यों जरूरी है। यदि आपने इन सवालों को हल किया है तो वो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। और हमने आपको ये भी कहा था पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस की जीवनी के बारे में आप लोगों को पता करने के लिए। यदि आपने पाइथागोरस की जीवनी के बारे में कुछ पता किया है और उसको नोट किया है तो वो भी आप टेलीग्राम पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले पाइथागोरस प्रमेय पे कुछ हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। और उसके बाद आज हम लोग त्रिकोणमिति में फाइनली स्टार्ट कर देंगे। हम लोग आज जानने लगेंगे साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग साइन कॉस टेन लेते हैं, ये होते क्या है। फिर और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो में ही आप लोगों के लिए मैंने क्विजेस भी रखे हैं। उसमें 4-5 सवाल होंगे तो आप उन सवालों को हल करके देखिए। वो अच्छे स्तर के प्रश्न हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। उनको हल करके देखिए। यदि आपका सॉल्यूशन गलत होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो वहां पे हम आपको बता देंगे किस प्रकार से वो हल होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारा ग्रिप पाइथागोरस थ्योरम पर बन जाए। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। हम यहाँ पे क्वेश्चन को आपको लिख दे रहे हैं। बड़ा सा सरल क्वेश्चन है ये। अपना एक आयत है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। और आप लोगों को एक बात पता होगा कि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में समान होते हैं, मतलब ये समान लंबाई के होते हैं। यदि आपको ये पता है तो आप हमें आयत का विकर्ण ज्ञात करके बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल रहे हैं यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई को हम एल बोल दें और आयत की चौड़ाई को हम यदि बी बोल दें तो आपको बताना है क्या, ये जो इस आयत का कर्ण है वो कर्ण क्या होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कर्ण क्या लिया है, ये आयत का कर्ण नहीं, इसको विकर्ण बोलते हैं। आयत के लिए ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो आपको बताना है इस विकर्ण के बारे में कि आयत का जो ये विकर्ण है ये क्या होगा। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस प्रकार लगा सकते हैं, यदि आप लोगों के दिमाग में इस प्रश्न का हल आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। अब आप इस आकृति में आप लोग केवल इस वाले भाग को देखिएगा जितना हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, हम ऑरेंज वाला पार्ट से या फिर व्हाइट वाला पार्ट से हम इसको दिखा रहे हैं। आप इस वाले भाग को देखिए, त्रिभुज के इस क्या बोलते हैं आयत के इस वाले भाग को देखिए। क्या आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। आयत का जो विकर्ण होता है वो आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। और ये दो समकोण त्रिभुज हैं तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए जो विकर्ण है वो इस आयत के लिए जो जो इस आयत के लिए विकर्ण है वो इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने आपका क्वेश्चन लिख दिया।
कि आयत के विकर्ण को हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? यदि आपके दिमाग में हल आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अपनी कॉपी में हल कीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, आप कोई भी साबित, ऊपर वाला त्रिभुज भी ले सकते थे, हम नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं। आप यहाँ पे ये वाला विकर्ण बनाते तो त्रिभुज इस साइड और इस साइड बन जाता। आपकी मर्जी आप कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे तो आपकी मर्जी चारों में से आप कौन सा ले रहे हैं। यदि हम ये वाला विकर्ण बनाए तो ये त्रिभुज बन रहा है, यदि हम ये वाला विकर्ण बनाते ये भी तो आयत के लिए विकर्ण ही है। तो आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आप ये वाला व्हाइट वाला ज्ञात कर लीजिए या ये ग्रीन वाला ज्ञात कर लीजिए, बात तो एक ही है। तो इसीलिए अभी हम एक ही दिखा रहे हैं, दो दिखाने से हमारा फोटो क्लीन नहीं दिखेगा, तो हम एक दिखा रहे हैं। और हम लिखेंगे त्रिभुज क्या है अपना बी सी डी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं बी सी डी, मतलब ये वाला नीचे वाला त्रिभुज जिसमें हमने ये 90 डिग्री का साइन लगाया है, इस वाले त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज बी सी डी का कर्ण ही क्या है अपना आयत का बराबर है आयत एबीसीडी का विकर्ण। तो हमको आयत एबीसीडी का विकर्ण ज्ञात करना है, तो त्रिभुज बीसीडी का कर्ण ज्ञात कर लें। तो हम लोग यहां से लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, एक साथ आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विकर्ण होगा कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही होता है इस त्रिभुज में। ये अपना विकर्ण है, त्रिभुज के लिए यही हमारा क्या है? कर्ण है। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी लंब है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा आधार है। तो बस वैल्यू रखना, कर्ण का वैल्यू क्या है? आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण, कर्ण ही हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब हमारा क्या है? लंब हमारा b के बराबर है, तो लंब के जगह पर लिख देंगे b का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे लिख देंगे l, तो l का स्क्वायर। तो यहाँ से इस वर्ग को, इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, या फिर आप दोनों साइड समीकरण में दोनों साइड क्या कीजिए? वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्गमूल करने पर, समीकरण में हम लोग दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं? वर्गमूल कर दे रहे हैं। तो वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ विकर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोगों ने, आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि समीकरण में हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा कुछ समय के बाद। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं, दूसरे पेज में क्या जाना। तो विकर्ण का ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं तो आप लोगों को पता होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी चीज का स्क्वायर होता है तो उसके बदले वही चीज, जैसे यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे एक विकर्ण बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर रूट में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं। हम लोग यहाँ पे समीकरण में दोनों तरफ ना करके हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो यही स्क्वायर हमारा ये साइड आके क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है। असल में तो ये होता है, हम लोग समीकरण में दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। असल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि समीकरण का एक चीज अपोजिट साइड जाकर के उसका अपोजिट हो जाता, इस साइड का प्लस उस साइड जाके माइनस हो जाता, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग दोनों साइड उस सेम चीज से माइनस कर सकते हैं, हम दोनों साइड सेम चीज को ऐड कर सकते हैं, हम दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर भागा लगा सकते हैं, हम दोनों साइड सेम चीज से गुना कर सकते हैं, हम दोनों साइड वर्गमूल कर सकते हैं, हम दोनों साइड घनमूल कर सकते हैं, हम कुछ भी दोनों साइड कर सकते हैं। उसी को हम लोग शॉर्ट मैनर में ऐसा कह देते हैं कि ये स्क्वायर उस साइड जाकर के वर्गमूल बन जाता है, इस साइड का क्यूब उस साइड जाकर के घनमूल बन जाता है, इस साइड कोई चीज प्लस में है तो उस साइड माइनस में चला जाता है। असल में तो ये हो रहा होता है। तो हमने निकाल लिया आयत के विकर्ण को किसके पदों में, आयत की लंबाई और चौड़ाई के पदों में। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत की लंबाई का वर्ग जोड़ आयत की चौड़ाई का वर्ग का वर्गमूल, ये लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल हम लोग कर देंगे तो हम लोग का आयत का विकर्ण आ जाएगा। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड रुकेगा, शायद लैग आ रहा है सिस्टम में। चला गया लैग। तो हम लोगों ने आयत का विकर्ण, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का, हम कह रहे हैं कि किसी घन का पृष्ठीय पृष्ठीय नहीं पृष्ठीय पृष्ठीय एवं हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी घन का पृष्ठीय एवं केंद्रीय विकर्ण ज्ञात करना है। किसके पदों में, तो ज्ञात करें घन के भुजा के पदों में। घन के भुजा के पदों में हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, घन का पृष्ठीय एवं केंद्रीय विकर्ण। अब यहाँ पे हमने दो प्रकार के विकर्णों का जिक्र किया है, किन किन का, पृष्ठीय विकर्ण और केंद्रीय विकर्ण। अब ये पृष्ठीय विकर्ण और केंद्रीय विकर्ण क्या होते हैं, तो
आइए देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम लोग एक घन बना लेते हैं। बनाना ही पड़ेगा इसको, तो चलिए कोई नहीं, घन बना लेते हैं। क्या आप लोगों को एक घन दिख रहा होगा जिसकी भुजा को हम कुछ कह दे रहे हैं, इसकी भुजा को हम कुछ एक्स कह दे रहे हैं। इसकी भुजा की लंबाई एक्स, एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा 2 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है, तो 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो एक हमने घन ले लिया है जिसकी भुजा को हमने एक्स कह दिया है। अब हमको क्या निकालना है, इस घन के लिए पृष्ठीय और केंद्रीय विकर्ण ज्ञात करना। पहले तो हमको पता करना होगा कि केंद्रीय और पृष्ठीय विकर्ण होते क्या है। आप लोगों ने घन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि घन एक त्रिविमीय आकृति होती है, जिसमें क्या होता है, सारे इसके जितने भी साइड लेंथ होते हैं, जिसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं, वो सारे आपस में समान होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये बातें तो आपको पहले से ज्ञात होगी। अब देखिए पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पृष्ठ का मतलब होता है सतह। तो घन में आपको कितने सतह देखने को मिलेगा, घन में आपको यहाँ पे टोटल 6 सतह देखने को मिलेगा। जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक सतह आपको ये ऊपर वाला सतह देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको एक सतह नीचे में भी देखने को मिलेगा। ये ऊपर नीचे का बात हो गया, और चारों साइड से आपको 4 सतह मिल जाएगा। हम दिखाने की कोशिश करें, जैसे पीछे आपको एक सतह दिखेगा इस प्रकार से। पीछे का सतह हो गया। फिर इसी प्रकार से आपको इस साइड वाला सतह दिखेगा। नहीं होंगे, एक ऊपर, दो नीचे, तीन इधर, चौथा इधर। आ, गलती कर दी क्या, एक ऊपर, दो नीचे, तीन पीछे, 4 ये साइड, ठीक है। पांचवा हमारा ये हो जाएगा। अब ये एक बक्सा बन गया जो कि जिसका मुंह आगे की ओर से खुला हुआ, और ये एक हमारा ये लास्ट वाला सतह हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन में हम लोग देख सकते हैं कि 6 सतहें होती हैं। ये अब 6 सतहें होती हैं, तो ये छह सतह किस प्रकार की आकृति होगी। ये 6 जो सतह है, ये 6 अपने आप में 6 अलग अलग 6 सेम साइज के, सेम आकार के वर्ग होंगे। तो ये 6 अगर वर्ग हैं तो वर्ग के विकर्ण होते हैं, आप कहिएगा हाँ होते हैं। तो जब वर्ग का विकर्ण होता है तो इन 6 का भी क्या होगा, विकर्ण होगा। और यही विकर्ण हमें इसी विकर्ण को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय विकर्ण। इन 6 पृष्ठों पर बन रहे विकर्णों को हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठीय विकर्ण कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर 6 पृष्ठ हैं तो पृष्ठीय विकर्ण कितने बन जाएंगे, अगर पृष्ठों की संख्या 6 है तो हर पृष्ठ में 2 विकर्ण बनेंगे, क्योंकि एक वर्ग में 2 विकर्ण बनते हैं। तो पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 पृष्ठ हैं, हर पृष्ठ में 2 विकर्ण बन रहे हैं, तो पृष्ठीय विकर्णों की संख्या घन में या घनाभ में 12 हो जाएंगे। पृष्ठीय जैसे हम अभी आपको एक पृष्ठीय हम अभी आपको यहाँ पे ये एक पृष्ठीय विकर्ण बनेगा, ये एक पृष्ठीय विकर्ण बनेगा,
और घन में जितने भी पृष्ठीय विकर्ण बनेंगे वो आकार में समान होंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला छोटा ये वाला बड़ा है, वो 3D के कारण ऐसा दिख रहा है, असल में तो ये क्या है, समान लंबाई के होंगे। इसी प्रकार से नीचे के सतह पर 2 बनेंगे, ऊपर के सतह पर 2 बनेंगे, पीछे वाली सतह में 2 बनेंगे, हर सतह पर 2-2 विकर्ण होंगे। इसको हम लोग बोल रहे हैं पृष्ठीय विकर्ण। ये तो हो गया पृष्ठीय विकर्ण की बात। अब हम लोग आ जाते हैं केंद्रीय विकर्ण किसको कहेंगे। केंद्रीय विकर्ण को इंग्लिश में बॉडी डायगोनल कहते हैं और हिंदी में शायद केंद्रीय विकर्ण ही कहते हैं। आप लोग पता करने का कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में बॉडी डायगोनल को क्या बोलते हैं। केंद्रीय विकर्ण ही बोलते होंगे। तो केंद्रीय विकर्ण कैसे, कहां से हम लेंगे, तो जो अंदर में, अरे रे, जो अंदर में बन रहा है, इस घन के शरीर के अंदर बन रहा है, घन के अंदर बन रहा है। घन के अंदर कैसे बन रहा है, तो देखिए घन के अंदर वाले इन दोनों कोनों को मिलाए तो ये भी तो विकर्ण हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय विकर्ण। इसी प्रकार से हम इन दोनों को मिला दें तो ये भी बनाएगा एक केंद्रीय विकर्ण। इसी प्रकार से हम इसको और इसको मिला दें तो ये भी बन जाएगा हमारा केंद्रीय विकर्ण। और इसी प्रकार से इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, ये भी हमारा एक क्या बनेगा, केंद्रीय विकर्ण। तो घन के अंदर केंद्रीय विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो याद रखना घन के अंदर केंद्रीय विकर्ण कितने होते हैं, घन में इंग्लिश में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। डायगोनल विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4 हो गए। और फेस डायगोनल कितने हो गए, घन में फेस डायगोनल हमारे कितने, 12 हो गए। फेस मतलब होता है सरफेस, मतलब सतह। सतह पर कितने विकर्ण बन रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था 12 विकर्ण बन रहे हैं, 6 वर्ग बन रहे हैं तो 12 विकर्ण बन रहे हैं। और बॉडी डायगोनल हमारे बॉडी मतलब केंद्रीय विकर्ण 4 बन रहे हैं। हमको ज्ञात करना है ये केंद्रीय विकर्ण कितना होगा और फेस डायगोनल कितना होगा, किसके पदों में, तो भुजा के पदों में, मतलब एक्स के टर्म्स में हमको एक्स के पदों में ज्ञात करना है कि इसके विकर्ण कितने कितने होंगे। अब हम इन सारी फोटो को क्लीन कर रहे हैं कि हम एक रखेंगे, हम एक ले रहे हैं बॉडी डायगोनल और एक ही ले रहे हैं हम लोग फेस डायगोनल। तो अब आपको इंग्लिश में याद रख लेना है फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। हमने ये ले लिया नीचे वाला, या फिर ये वाला लेते हैं, ज्यादा अपने लिए फायदे। ये वाला अपना हो गया फेस डायगोनल, मतलब फेस डायगोनल मतलब शतपृष्ठीय विकर्ण। ये हो गया नीचे वाला पृष्ठीय विकर्ण और ये हो गया केंद्रीय विकर्ण। हमको इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है एक्स के पदों में। तो देखिए ये वर्ग है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये कोण भी अपना 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी अपना 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो हम इस वाले त्रिभुज में, हम लोग इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब ये यदि घन है तो इसकी सारी भुजाएं समान होगी, तो इसकी ये वाली भुजा भी कितनी होगी, एक्स ही होगी। और इसका ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि घन का सारा कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये एक्स है, ये भी एक्स है। हमको ये निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बनता दिख रहा है। हम नाम दे रहे हैं, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इस बिंदु को हम बी बोल दे रहे हैं, इसको हम सी बोल दे रहे हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो इसका सतही विकर्ण है या फिर पृष्ठीय विकर्ण है, ये पृष्ठीय विकर्ण हमारा ए बी के बराबर हो जाएगा। और पृष्ठीय विकर्ण इस त्रिभुज में हम बात करें त्रिभुज एबीसी में, तो इस त्रिभुज एबीसी का यहाँ पे बेसिकली इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस प्रकार से नहीं बनता, इस प्रकार से बन नहीं, इस प्रकार से तो नहीं।
हाँ ऐसा कुछ बन रहा है। ये ये हाँ ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। ऐसा समझिए कि ये त्रिभुज किसी टेबल पर रखा हुआ है। अभी यहाँ पे कोई नीचे कोई टेबल है, उस टेबल पर ये समकोण त्रिभुज रखा हुआ है, जिसमें ये भी हमारा एक्स है, ये भी हमारा एक्स है, और आपको यहां से यहां तक बताना है। इसके इसको हमने नाम दिया ए बी और सी। आपको ए बी बताना है, और यही ए बी अपना क्या है, अपना फेस डायगोनल है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पृष्ठीय विकर्ण, इंग्लिश में लिख देते हैं फेस, फेस डायगोनल है। तो इसी को हम लोगों को ए बी को निकालना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो कर्ण आधार लंब में संबंध लग रहा होता है। क्या संबंध लग रहा होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम छोटा कर ले रहे हैं। इसको दूसरे पेज पे भी लेके जाके रखते हैं, क्योंकि काम आएगा आगे। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। और हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम बहुत डिटेल में बताएं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं दोनों भुजाएं एक्स है, तो एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ए बी निकल के आया, ए बी क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ए बी हमारा क्या मतलब, हमारा पृष्ठीय पृष्ठीय विकर्ण क्या निकल के आया, 2x² के बराबर आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय विकर्ण बराबर √2। अब यहाँ पे एक है क्या है कि हम एक्स स्क्वायर, देखिए रूट के अंदर सेम चीज दो बार गुना में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x√2, मतलब घन का विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, x√2। मतलब x क्या था, भुजा था हमारा, भुजा गुना √2 होता है। तो घन के लिए पृष्ठीय विकर्ण को हम लोगों ने सत्यापित कर लिया, जो कि क्या होता है, भुजा गुना √2 के बराबर होता है। ये भी हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आ गया निकल करके। तो पाइथागोरस प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी डायगोनल पे। तो बॉडी डायगोनल के लिए हम एक और यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं हम AC हो गया, इसको हम D बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे तो ये है ही। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, त्रिभुज ABD में। इस बार हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं। ऊपर वाला त्रिभुज मतलब अभी हम शेड करके दिखाने की कोशिश करें तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं।
इस खड़े वाले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें हमको ये वाला अब पता चल चुका है कि ये वाला जो अपना पृष्ठीय विकर्ण है वो कितने के बराबर है, ये हमारा √2x के बराबर है। AB का वैल्यू अभी हम तुरंत निकालने हैं, x√2 के बराबर है। और ये वाला ये तो घन का ही भुजा है, तो यहां से लेकर के यहां तक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा x हो जाएगा, मतलब BD हमारा x है। और नीचे वाला अभी हमको तुरंत पता चला x√2 है। तो अब हम यहाँ पे इस त्रिभुज में लगा देंगे, इस त्रिभुज में लगा देंगे तो क्या होगा, AD, AD का स्क्वायर हमारा बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है, ये आधार लंब, इन दोनों में से किसी को भी कुछ मान लीजिए। तो AD हमको निकालना है, तो AD को तो AD ही रहने देंगे, AD का स्क्वायर बराबर AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला है, x√2 लिख सकते हैं। तो x√2 का स्क्वायर प्लस BD हमारा क्या है, BD हमारा x है, तो x का स्क्वायर, यहाँ से हमारा AD निकल के आएगा, AD का स्क्वायर हमारा बराबर आ जाएगा, x√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हम लोग करेंगे, x√2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x√2 गुना x√2 के। तो x से x में गुना होगा तो x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, √2 गुना √2 करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, √4 बन जाएगा। और जो कि हमारा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, इस √4 से क्या बाहर आएगा, हमारा 1 2 बाहर आएगा, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, आप लोगों को पता होगा। तो क्या निकल के गया, 2x का स्क्वायर आ गया। तो इसका x√2 का स्क्वायर किए तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया प्लस x का स्क्वायर आ गया। फिर AD हमारा क्या आ गया, AD हमारा आ गया, AD का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1x का स्क्वायर है। 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने x स्क्वायर हो गए, 3x स्क्वायर हो गए। तो AD हमारा क्या आ गया, AD हमारा आ गया रूट के अंदर 3x स्क्वायर। फिर से वही फंडा हम लोग लगाएंगे, AD को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय विकर्ण बोलेंगे। केंद्रीय विकर्ण, और √3 का तो कुछ बाहर आएगा नहीं, लेकिन x स्क्वायर का x बाहर आ सकता है, तो x√3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने घन के लिए केंद्रीय विकर्ण के सूत्र की स्थापना कर ली है, जो कि क्या आ गया, भुजा गुना √3 आ गया, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन कैसे ये निकल के आता है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ये आज आप लोगों को पता चल गया। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो पाइथागोरस प्रमेय कितने काम की चीज है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय ना हो तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते, घन का नहीं निकाल सकते विकर्ण। अब इसी प्रकार से आप लोग घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के कई सारे सवालों को बना सकते हैं। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं त्रिकोणमिति में। आज हम लोग अभी त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। आधा घंटा का हमारा समय हो चुका है, हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए आप लोगों के पास ब्रेक है, आप लोग 1 मिनट घूम लीजिए, 1 मिनट चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम।
हाँ, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति में अब अभी वैसे तो अभी भी ये भी तो त्रिकोणमिति ही चल रहा था। अब हम लोग फुल्ली स्टार्ट हम लोग अब जानने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, साइन कॉस टेन में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो सभी यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूबर वाले स्टाइल में बोले। अब ठीक है, हम फिर से एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज तो परमानेंट चीज है, कुछ हो ना हो समकोण त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। और यहाँ पे कोण सी हमारा 90 डिग्री का है, और ये इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ये हमारा कोण बी ही है, और इसको हम लोग अभी कोण ए ही बोल रहे हैं। अब साइन कॉस टेन ये होता क्या है, ये आप लोग की पुस्तकों में भी दिया होगा साइन कॉस टेन होता क्या है। आप लोग एक बार अपनी पुस्तक को भी पढ़िए, साइन कॉस टेन होता क्या है। अपने पाठ का जो जहाँ पे लिखा होता है ना त्रिकोणमिति का परिचय, उस परिचय वाले भाग को आप लोग पढ़ के देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम लोग पुस्तकों में एक बड़ी खराबी जो हमारे अंदर ये है कि हम लोग पुस्तक में सिर्फ सवाल बना लेते हैं, जो सवाल के पहले जो बातें लिखी होती हैं हम उसको फालतू समझते हैं। वो फालतू की बातें नहीं है, वो अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उसको यदि आपके पास कुछ काम नहीं है, ऐसे बैठे बैठे रहने से अच्छा है कि आप किताबों को निकाल करके पढ़िए। समझ में आए समझ में ना आए फिर भी किताबों को पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। आप एक बार बात मान करके ऐसा करके देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी आप पढ़िए। तो वहां पे आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने जया शब्द का प्रयोग किया था, अर्ध जया शब्द का प्रयोग किया था, को जया शब्द का प्रयोग किया था साइन के लिए। ऐसा कुछ वहां पे आपको किताब में देखने को मिलेगा। आप पता कीजिए त्रिकोणमिति का आविष्कार कैसे हुआ था, किन्होंने किया, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, और त्रिकोणमिति में यही 6 अनुपात ही होते हैं। तो जो पहला अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन, जो दूसरा अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस, तीसरा अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेन, चौथा अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं कॉट, फिर चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक, जो पांचवा अपना जो पांचवा तो हो गया यही, जो छठा होता है उसको बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेक। ठीक, इस प्रकार से। अब ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये होते क्या है, ये किसी कोण का, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण का अनुपात हमें बताते हैं, किसी कोण के संदर्भ में हमें कुछ स्पेशल अनुपात बताते हैं। जैसे हमको कोई किसी, हम लोग अभी एंगल ए के लिए बात कर लें तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए हमें क्या बताएंगे। तो जो हमें साइन ए बताता है वो बताता है हमें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए जो समकोण त्रिभुज में लंब होगा, और जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा उसका अनुपात बताता है कि समकोण त्रिभुज, जिस समकोण त्रिभुज में हम जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं उस कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात क्या है। कॉस हमें बताता है हम किसी स्पेशल समकोण त्रिभुज के किसी स्पेशल कोण की बात करें। यहाँ पे हमने ये समकोण त्रिभुज लिया, इस समकोण त्रिभुज में भी हम इस कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, तो इस कोण ए के लिए ये कॉस हमें क्या बताता है, कॉस हमें बताता है आधार और कर्ण का अनुपात, और tan हमें क्या बताता है, उस कोण के लिए लंब और आधार का अनुपात। आप लोग अनुपात के बारे में जानते होंगे, अनुपात निकालना आप लोग बचपन में सीखे भी होंगे कि अनुपात हम लोग भाग दे करके निकालते हैं। थोड़ा इसको दूर दूर करके लिखते हैं। क्या हो गया, तो फिर से लैग आ गया, इतना लैग आ रहा है।
कॉट हमें क्या बताता है? कॉट हमें बताता है उस कोण ए के लिए, जिस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पे हम लोग बी लिख देते कॉट बी, तो कॉट बी क्या बताता? कोण बी के लिए जो इस त्रिभुज में आधार और लंब का अनुपात होता वो हमें बताता। सेक ए हमें क्या बताता है? तो सेक ए हमें बताता है कर्ण और आधार का अनुपात, और कोसेक हमें बताता है कर्ण और लंब का अनुपात। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। अब हम इस त्रिभुज के लिए यदि कह दें कि ये, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं बी, इसको हम बोल दे रहे हैं नहीं बोलते हैं इसको बी, इसको बी बोलेंगे तो कंफ्यूजन। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स, इसको हम लोग बोल देते हैं वाई, नहीं इसको हम बोल देते हैं वाई, इसको बोल देते हैं एक्स, और इसको बोल देते हैं जेड। जेड का वैल्यू क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? जेड हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग साइन ए के लिए बात करें, लंब क्या हो जाएगा? साइन ए के लिए लंब, साइन ए लंब निकालने के लिए हम पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में सिखाए थे कि जिस कोण के लिए हम लंब निकाल रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? इस कोण ए के लिए लंब कहलाएगी। मतलब यहाँ पर लंब क्या है? एक्स है। तो साइन ए इस त्रिभुज में एक्स बटे क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? जेड है, तो एक्स बटे जेड हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा? कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा ए के लिए आधार। तो ए के लिए आधार क्या है? तो आधार के बारे में हम क्या बताए थे? कोण ए से संलग्न दो भुजाओं में से जो भुजा कर्ण नहीं है, ये तो कर्ण है, दो भुजा लगी हुई, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो ये भुजा तो कर्ण है, लेकिन ये भुजा, जो भुजा कर्ण नहीं है वही क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो यहाँ पे आधार हमारा y है और कर्ण हमारा तो z है ही। फिर tan हमारा क्या कहलाता है? कोण a के लिए लंब और आधार का अनुपात। तो a के लिए लंब क्या है? ए के लिए हमारा लंब हो जाएगा x, और ए के लिए हमारा आधार हो गया y, तो x अपॉन वाई। कॉट ए क्या होगा? कॉट ए देखिए आधार बटे लंब, आधार हमारा y है, लंब हमारा x है। सेक ए हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो ए के लिए कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता, कर्ण तो हमेशा z ही रहेगा। आधार क्या हो जाएगा? ए के लिए, ए के लिए आधार हमारा y हो जाएगा, तो वो z अपॉन वाई। और कोसेक हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो z ही रहेगा। लंब ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के सामने वाली भुजा मतलब x, तो z अपॉन x। तो इस प्रकार से हम लोग साइन का वैल्यू निकालते हैं, कॉस का वैल्यू निकालते हैं, टेन का वैल्यू निकालते हैं, कॉट का वैल्यू निकालते हैं, सेक का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात थी वो ये थी, मतलब ये है, ठीक क्या है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखिए ये जो टेन है, टेन हमारा y अपॉन एक्स अपॉन वाई है, और कॉट हमारा y अपॉन एक्स है। यदि हम टेन को उल्टा कर दें, यदि हम टेन a जो है वो हमारा x अपॉन वाई है, इसको हम यदि y अपॉन एक्स कर दें तो क्या कॉट के बराबर हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन a, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। क्यों लिख सकते हैं? आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए,
tan का वैल्यू हमारा क्या है, x/y है। तो 1/tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/tan का वैल्यू मतलब उल्टा करना, इस एक को उल्टा करेंगे, tan को नीचे लाएंगे, इस y को ऊपर करेंगे, x को नीचे लाएंगे, तो हमारा बन जाएगा y/x, जो कि हमारा tan का वैल्यू है। फिर सेक में आप cos का वैल्यू देखिए, cos का वैल्यू क्या है, y/z है। और आप देखिए यहाँ पर सेक का वैल्यू क्या है, z/y, क्या इसका उल्टा नहीं है, ये y/z है, ये z/y है। तो क्या ये cos इस सेक का उल्टा नहीं होगा, या फिर ये सेक cos का उल्टा नहीं होगा, tan cot का उल्टा नहीं होगा, cot tan का उल्टा नहीं होगा, बच गए साइन। तो साइन देखिए x/z है, और देखिए cosec z/x है, कि ये क्या ये इसका उल्टा नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कॉस और सिकेंड एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है, छठी कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे व्युत्क्रम के बारे में। जैसे हम बोले 2/4, तो 2/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/4 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 2/4 का उल्टा होता था 4/2, यही होता था ना व्युत्क्रम। या फिर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो भी हमको बता देने का कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम बोल देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक ए है, कोसेकेंट ए, सिकेंड नहीं, सेकेंड होता कॉस होता, कॉस ए का व्युत्क्रम क्या है, सेकेंड ए है, और टेन ए का व्युत्क्रम क्या है, कॉट ए है। अब ए की जगह पे आप कोई एंगल थीटा ले सकते थे, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेकेंट थीटा होगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, सेकेंड थीटा होगा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट थीटा होगा। तो ये इतनी बातें याद रखना है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बन रहा है कि अपना साइन ए बराबर होता है, और साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए के, और इसी प्रकार से ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय कट जाएगा, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए के। इतना सा बात याद रखिए। और इसी प्रकार से आप इस पे भी ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, कोसेक ए बराबर कॉस ए बराबर हो जाएगा वो 1/सेकेंड ए के, और सेकेंड ए बराबर हो जाएगा 1/कॉस ए के। इसी प्रकार से टेन ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए के, और कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए के। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1/सेकेंड ए के, और सेकेंड ए बराबर हो जाएगा 1/कॉस ए के। बड़ा आसान सी चीजें हैं, ये परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को याद रखना है। फिर tan ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए के, और कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए के। तो इतनी बातें आज की कक्षा में हम लोगों ने सीख लिया। साइन क्या होता है, तो साइन किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष एंगल के लिए किसी खास कोण की जया, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं। तो किसी खास कोण की जया उस कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है, वेरी कौन कर जाता है, लंब कर जाता है, और आधार कर जाता है। कोण के हिसाब से लंब और आधार बदल जाते हैं। तो किसी कोण की जया उस कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात होता है, किसी कोण का कोजया उस कोण के लिए उस कोण के आधार और कर्ण का क्या होता है, अनुपात होता है। और किसी कोण का स्पर्श जया, टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श जया बोलते हैं। तो किसी कोण के लिए स्पर्श जया उस कोण के लिए लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। किसी अब इसको कॉट को क्या बोलते हैं, स्पर्श जया का व्युत्क्रम बोलते हैं, कॉट को स्पर्श जया का व्युत्क्रम बोलते हैं, सेकेंड को कोजया का व्युत्क्रम बोलते हैं, और
कोसिकेंट को जया का व्युत्क्रम बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले जया शब्द का प्रयोग किया था, और वो आर्यभट्ट मतलब आचार्य आर्यभट्ट ने अपनी किताब में संख्याओं का प्रयोग नहीं किया है, वो उन्होंने सारी बातों को श्लोकों के रूप में ही बताया है। तो आप चाहे तो इंटरनेट पे वो अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल करके वो बातें निकाल के देख सकते हैं। आपके किताब में भी दिया हुआ है, 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति वाले अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कहीं पे, तो वो विशेष बातें घेर करके दिया जाता है। उसमें आपको आर्यभट्ट के बारे में बताया जाएगा, जया के बारे में बताया जाएगा, कोजया के बारे में बताया जाएगा, स्पर्श जया के बारे में बताया जाएगा। 10 को हिंदी में स्पर्श जया बोलते हैं, इसको कोजया बोलते हैं और इसको जया बोलते हैं। ये याद रखने का, ये आपको फिजिक्स में काम आएगा परिभाषाएं लिखने में। तो आज हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना सीखा। हमने 2 मेजर सवाल करके देखे, विकर्ण, आयत का विकर्ण निकालना सीखा। इसी प्रकार से आप वर्ग का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। आपके लिए सवाल है कि आप वर्ग का विकर्ण वर्ग की भुजा के पद में ज्ञात करें। इसलिए आप इसी प्रकार आपका सवाल बनता है कि घनाभ का आप भाव कैसे होता है, आप घनाभ का विकर्ण, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के पदों में ज्ञात करें। और घनाभ में भी 2 प्रकार के विकर्ण होंगे, पृष्ठीय विकर्ण और केंद्रीय विकर्ण, दोनों को अलग अलग ज्ञात करें और हमको टेलीग्राम पे सूचित करें कि हाँ हमने ज्ञात कर लिया है, और हमें दिखाएं कि आपने सही किया है या गलत किया है। आप अपने स्कूल के शिक्षकों की भी सहायता ले सकते हैं, आप अपने घर में किसी की सहायता ले सकते हैं, किसी से भी पूछिए। बस हमें क्या करना है, ज्ञान अर्जित करना, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।